नेक्स्ट टॉपिक तो रहेगा मैनेजिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस मींस पीस बिटवीन द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज टू एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव बिटवीन एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कि हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन वगैरह। इन सभी में आपस में शांति बनी रहती है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉइज। फीचर्स क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के? इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्यों की जाती हैं? सबसे पहले तो इसमें होता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का इंटरेक्शन बना रहे, दोनों में आपस में किसी बात की कोई झगड़ा ना हो, कभी किसी बात की कोई मनमुटाव ना हो, तो इन चीजों को दूर करने के लिए रिलेशंस बना के रखे जाते हैं। दूसरा, वेब ऑफ रूल्स। वेब ऑफ रूल का मीन्स जो कंपनी के रूल्स हैं वो किसी को अपने ऊपर बर्डन ना लगे, सब लोग उसको फॉलो करते हैं, सबको लगे कि हमारे बेनिफिट के लिए है, इसके लिए भी रिलेशनशिप बना के रखते हैं। मल्टी डायमेंशनल्स। अगर कंपनी में किसी भी तरह का कोई इन्फ्लुएंस आता है, क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते इन्वायरमेंट भी फिक्स ही है, इन्वायरमेंट हमने पहले भी पढ़ा कि कम्प्लेक्स है, कभी भी किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन आ सकती है, तो उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बना के रखने पड़ते हैं। भाई जब कोई ऐसी चीज है जिससे सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, तो मे भी गड़बड़ होती है, तो उसमें एम्प्लॉयज में लॉकआउट, स्ट्राइक या फिर कई बार काम ही बंद कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बना के रखते हैं। डायनेमिक एंड चेंजिंग। इंडस्ट्री का जो एनवायरमेंट है लगातार चेंज होने वाला है, जब भी कोई चेंज आए तो उसको इजीली बेस पे एक्सेप्ट किया जा सके। स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कम्युनिकेशन। अगर कंपनी में किसी प्रकार का कोई झगड़ा भी हो तो उसको कॉम्प्रोमाइज में कंप्लीट किया जाए, ऐसा ना हो कि उसको बहुत आगे तक बढ़ाया जाए, इजिली बेस पे पार्टीज को बुला के सॉल्व करवा दिया जाए, इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल भी सभी फॉलो करने पड़ते हैं, कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट ने जो लेबर लॉ बनाए हैं, बहुत सारे कानून बनाए हैं, उसकी वजह से भी कंपनी में प्रॉब्लम्स आती हैं। सभी कंपनी सभी प्रकार के रूल्स तो सभी एम्प्लॉयज को सभी लेबर को देती नहीं है, जो लॉ बनाए हुए हैं सभी फैसिलिटी लेबर को नहीं मिलती है। कई बार इसी पेज पे लगे झगड़े हो जाते हैं कंपनी में, स्पेशली ट्रेड यूनियन वगैरह क्रिएट करते हैं, तो वहां पर भी रिलेशनशिप बने रहे, इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बना के रखते हैं। वाइड कवरेज। वाइड कवरेज का बोल सकते हैं, कोई ये नहीं होता कि इंडस्ट्री में सिर्फ एक डिपार्टमेंट में सिर्फ इस चीज को अप्लाई किया जाता है, पूरी की पूरी कंपनी, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल ओवर कंट्री में जितनी भी कंपनीज हैं तो सब लोग जो है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बना कर ही चलती है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बनाए क्यों जाते हैं? इनको बनाने के पीछे एक तो कंपनी में तो शांति बनी रहे, कंपनी की गुडविल बनी रहे, कंपनी के जो टारगेट हैं वो इजिली बेस पे अचीव होते रहे, कंपनी का प्रॉफिट लेवल कभी भी डाउन ना हो, कंपनी में सभी लोगों को ऐसा लगे कि हम पार्टनरशिप इन मैनेजमेंट है, कि हमारा भी कोई ना कोई रोल है कंपनी में, इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमारा जो रोल है उसको इग्नोर किया जा रहा है, ये कभी भी किसी बंदे को फील ना हो। कंपनी का प्रोडक्टिव लेवल इंक्रीज हो, कंपनी में जो वर्कर हैं उन पे डिसिप्लिन और मोरल जो है लगातार बना रहे। उसके बाद इंडस्ट्री की जो प्रॉपर्टी है इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर डिपेंड रहे, तो अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन रहेंगे तो कंपनी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, वो कंपनी आगे बढ़ेगी। अगर रिलेशनशिप बेकार होंगे या फिर किसी प्रकार के झगड़े जब क्रिएट होते हैं या स्ट्राइक लॉकआउट कुछ भी होता है, तो हानि किसकी होती है? इंडस्ट्रीज की ही होती है, वो प्रॉफिट उनके डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के जैसे ऑब्जेक्टिव है, सिग्निफिकेंस उसके बेनिफिट भी बोल सकते हैं या फिर उसके एडवांटेज भी बोल सकते हैं। इट एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल की डेमोक्रेसी बनाना मीन्स किसी प्रकार की प्रॉब्लम जनरेट होती है उसको कलेक्टिवली बार्गेनिंग से सॉल्व किया जाता है, इसको बोलते हैं। अभी हम लोग कंपनी में इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी सिस्टम लेके आते हैं, किसी बंदे को ऐसा नहीं होता कि ऐसे फील कराया जाए कि तुम्हारी गलती है, आपस में दोनों पार्टीज को बिठा के सॉल्व करवाना, जो बंदा जिम्मेवार है एक दूसरे से सॉरी फील कराना, कुछ भी कराना, ऐसा काम कंप्लीट कर दिया जाता है। इट कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर किसी कंपनी में इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बने रहेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी लगातार होती रहेगी, जीडीपी लेवल कभी भी डाउन नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी, कभी भी इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन डाउन नहीं होगी। इम्प्रूव मोरल ऑफ द वर्कफोर्स। जो कंपनी में वर्कफोर्स काम करती है उनका जो है मोरल, जो विश्वास है कंपनी के ऊपर बना रहता है, वो कभी भी डाउन नहीं। उनको भी होता है कि कंपनी हमेशा हमारे बेनिफिट के लिए काम करती रहती है। इट इंश्योर ऑप्टिमाइज यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। जो कंपनी के स्केयर रिसोर्सेज होते हैं वो प्रॉपर तरीके से यूज होते रहते हैं कंपनी में। स्केयर रिसोर्सेज कंपनी क्या होंगे? पैसा हो गया या लेबर होगी, फिर सब लोगों को यही होता है कि कंपनी का पैसा भी बेस्ट तरीके से यूज हो रहा है, और जो लेबर है उनको प्रॉपर तरीके से जिस जिम्मेवारी पे जहां पर यूज करना है वो भी प्रॉपर तरीके से यूज होती चली जा रही है। अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड यूनियंस। जो भी कंपनी में लेबर्स यूनियंस होती हैं या फिर मैनेजमेंट होती है, उनमें किसी प्रकार के जो झगड़े होते हैं वो सभी झगड़े भी साथ साथ सॉल्व होते रहते हैं, उनमें आपस में रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। उसके बाद साउंड ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन।
इससे ये भी होता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप अगर बने रहेंगे तो जो लेबर के लेजिस्लेशन मीन्स लेबर के जो लॉ बने हुए या रूल बने हुए हैं उनकी साउंड कंपनी में बनी रहती है, क्योंकि कंपनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती रहेगी और लेबर कंपनी के साथ जुड़ी रहती है। फिट फैसिलिटीज चेंज, अगर मान लीजिए कंपनी में किसी प्रकार का कोई टेक्नोलॉजी बेस पे या फिर किसी और सेक्टर बेस पे चेंज आता है तो इजिली बेस पे वो चेंज भी अडॉप्ट हो जाता है। एक्टर इन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में कौन कौन से पर्सन है जो एक्टर बेस पे काम करते हैं? सबसे पहले एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड एसोसिएशन। कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें जो जो पर्सन काम कर रहे हैं, या फिर कंपनी का जो ओनर है वो हो गया, या उसके आगे रिप्रेजेंटेटिव जैसे सुपरवाइजर हो गए, कुछ भी हो गए, ये एक तरह के एक्टर्स होते हैं, क्योंकि इन्हीं को रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने होते हैं और सबके ऊपर इंप्लीमेंट करने होते हैं। लेकिन ये आगे से चीज़ का ध्यान रखते हैं कि लेबर्स के लिए जो रूल बनाए गए हैं उनको उस चीज़ के ऊपर मोरल हो, विश्वास होगी, ताकि उनके लिए गलत नहीं कर रहे हम लोग। उसके बाद लेबर वर्कर या फिर एम्प्लॉइज, कोई आपके डेली बेस पे काम कर रहा है या परमानेंट मंथली बेस पे काम कर रहा है, रेगुलर है या ओवरऑल एम्प्लॉय है, ये भी सारे एक तरह के एक्टर का काम ही करते हैं, क्योंकि इनको भी कंपनी का जुड़ के काम करना होता है। फिर आती है गवर्नमेंट एंड स्टेट। गवर्नमेंट भी एक तरह का एक्टर है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में। गवर्नमेंट कुछ नया लेके आ जाए, इंडस्ट्री अभी कैपेबल ही नहीं है प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट लगातार लेबर के लिए या फिर वर्कफोर्स के लिए कुछ ना कुछ रूल्स बनाती रहती है। अब कंपनी में एग्जाम्पल में भी बोनस ही दे रही है, 8% सभी कंपनी बढ़ रही है। गवर्नमेंट बोल दे कि भाई 28% देना है, मैक्सिमम तो 20% तक है। गवर्नमेंट बोलते 28% बोनस प्रोवाइड करना है। जो तो अच्छी कंपनीज होंगी वो तो इजिली बेस पे प्रोवाइड कर देंगी। जिस कंपनी में अभी डाउनफॉल चल रहा है या फिर प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, फेक लेवल पे चलते हैं, वहां पर तो रिलेशनशिप बेकार होंगे ही होंगे। तो ये सारे एक्टर्स हैं आपस में, इन्हीं को आपस में इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में काम करना होता है। तो ऑलवेज जो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है वो गवर्नमेंट बेस पे ही होता है। गवर्नमेंट अगर कुछ नया लेके आएगी तो मे बी एम्प्लॉयज उसकी डिमांड कर सकते हैं, हो सकता है कि मैनेजमेंट उसको इग्नोर भी करे, तो जल्दी ज्यादा मोड पे हो जाते हैं। फिर उसके बाद है ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इन इंडिया। इंडिया में जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की ग्रोथ है वो कैसे कैसे हुई, ये अलग अलग लेवल में लिखा हुआ है। पहला 1950 से 60 के बीच में, फिर 60 से 80 के बीच में, अलग अलग लेवल में इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की ग्रोथ हुई। ग्रोथ क्या हुई, जैसे जैसे गवर्नमेंट रूल बनाती चली गई। लेबर के लिए एक बुक हमारे पास वैसे अपने तो है नहीं कि लेबर लॉ की बुक बनी हुई है, उसमें काफी प्रकार के लॉ दिए हुए हैं जो लेबर को फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। वो धीरे धीरे सभी कंपनी जो अच्छी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है वो प्रोवाइड करती चली जा रही है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप वैसे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिस बेस पे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो है प्रभावित होते हैं, मीन्स कई बार कंपनी में प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर का मतलब सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि स्टेट पॉलिसी, लेबर लॉ, वॉलंटरी कोड्स या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग। जब कोई लेबर ट्रेड यूनियन वाले इकट्ठे होकर कुछ डिमांड कर रहे हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बना दी है, या लेबर लॉ में कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, तो इनमें कोई चेंजेस आएंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में ऑटोमोटिव पे चेंजेस आएंगे ही आएंगे। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब मान लो गवर्नमेंट कुछ नया कर देती है मार्केट में, गवर्नमेंट ने कुछ नई फैसिलिटीज दी लेबर के लिए, उसके बाद मार्केट में इन्फ्लेशन का टाइम आ गया है या फिर डिफ्लेशन का टाइम आ गया है, या फिर हम बोलें कि कुछ अनसर्टेनिटी हो गई है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिस बेस पे इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रभावित होते ही होते हैं। उसके बाद सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर का मतलब कि जो बंदे की सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज या फिर सोशल एटीट्यूड्स, या फिर कोई बंदा अपने आप को कुछ अलग से दिखाने की कोशिश करता है, पर्सनैलिटी अपनी एबिलिटीज को कुछ अलग दिखाता है लेकिन उसको वैल्यू मिलती नहीं है, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, आईटी बेस पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस पे कुछ चेंज आ जाए, कंपनीज को अडॉप्ट तो करना ही पड़ता है। कंपनी कॉस्ट बढ़ेगी तो लेबर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो लॉ बने हुए हैं या फैसिलिटीज वो कम कर देंगी, तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या मतलब, कोई बंदे का अपना एटीट्यूड, उसकी परसेप्शंस, उसकी रिटेंशंस, जब उसमें कोई चेंजेस आती है, जैसे जैसे बंदा किसी कंपनी में ऐड होता चला जाएगा, लॉन्ग टाइम काम करता चला जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएंगी। उसको ये होता है कि मैं कंपनी का अच्छा काम कर रहा हूँ तो कंपनी मुझे बेनिफिट ज्यादा दे। अगर कहीं पर उसे लगे कि मेरे साथ धोखा हो रहा है या फिर मेरे साथ कमी हो रही है, मेरे को अच्छा मतलब मेरे को अच्छा बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर रिलेशनशिप में कमी आ ही जाती है। फिर आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स। जब कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी तो भी कंपनीज में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंटरप्राइज रिलेटेड फैक्टर। एंटरप्राइज रिलेटेड फैक्टर का मतलब जो आपकी कंपनीज हैं उसके साथ मिलती जुलती हुई कंपनीज हैं, अगर मान लो उनमें कीमतें बढ़ गई या उनकी कीमतें डाउन होंगी या वो कंपटीशन उनका बढ़ गया, तो प्रॉब्लम्स आपके इंडस्ट्रीज में आते ही आती हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है लेबर के ऊपर बर्डन डालेगी, बर्डन लेबर जो है उतना बर्दाश्त नहीं करने वाले, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही होती हैं। फिर आती हैं ग्लोबल फैक्टर्स। ग्लोबल फैक्टर हो गया कि हमारी जो अदर वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, कि वहाँ के लोगों की कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ के लोगों की
जरूरतमंद या फिर ज़्यादातर हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंपनीज के ऊपर प्रेशर आता ही आता है। तो इस बेस पे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इन वजह से भी प्रॉब्लम्स में आते ही आते हैं। फिर आते हैं हमारे पास अप्रोचेज टू द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ऐसी कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जिस बेस पे कैसा कंपनी में इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो है बना के रखे जा सकते हैं। सबसे पहले तो अप्रोच आ रही है सिस्टम अप्रोच। एक कोई पर्सन है जॉन डोल, वो पर्सन बोलता है कि किसी कंपनी में अगर एक सिस्टम बना दिया जाए, सब लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी क्लियर्स हों, हर एक बंदे को अपनी इनपुट आउटपुट के बारे में पता हो, कोऑर्डिनेशन लेवल बना रहे, तो किसी भी कंपनी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कंपनी किसी बिना सिस्टम से चल रही है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई एक्टर्स नहीं है, कंपनी में क्या काम करना है नहीं करना क्लियर नहीं हो सकता। सबसे पहले अगर कंपनी में एक्टर्स होने चाहिए, मीन्स प्लेयर कौन कौन से हैं आपके रिलेशनशिप वाले आपको पता होना चाहिए। मीन्स मैनेजमेंट में कौन है, वर्कर में कौन है, ट्रेड यूनियन में कौन है, वो सब कुछ अलग अलग होना चाहिए। दूसरा कहता है उसमें हमेशा टेक्नोलॉजी और पावर फैक्टर को हमेशा साथ में लेके चलिए। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी कैसे चल रही है और जो आपके पास बंदे काम कर रहे हैं उनकी पावर क्या क्या है, उनकी पावर को यूज कीजिए तो आप काम इजीली बेस पे करवा सकते हैं। थर्ड आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि किन लोगों की हेल्प लेके आप लोग, क्योंकि सभी लेबर्स में ऐसा नहीं होता कि सभी लोग लेबर के काम करने वाले हैं। बहुत सारे पर्सन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो एक्सपीरियंस बेस पे काम कर पाते हैं। अगर उनकी आइडियाज को हेल्प के बेस पे यूज करके कंपनी में कंपनी में प्रोडक्शन में या फिर कंपनी के प्रॉफिट लेवल में यूज करें तो उसका बेनिफिट हो सकता है। और कंपनी में कभी भी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप डाउन नहीं होगी, क्योंकि सब बंदे को ऐसा होगा कि मेरा अपना जो पावर है कंपनी उसको यूज कर रही है, उसका बेनिफिट भी मुझे मिल रहा है। दूसरी जो आपके पास अप्रोच है वो है यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच से बोलते हैं कंपनी में कहता कभी भी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बना के रखना है तो जो प्रमोशन है वो कभी भी किसी बेस पे हार्मनी बेस पे नहीं होना चाहिए। मीन्स प्रमोशन अगर करो तो सबका इक्वल करो। कभी भी किसी बंदे को ये ना हो कि मेरे साथ जो है भेदभाव हुआ है, मेरे साथ कोई धोखाधड़ी हुई। जब भी प्रमोशन करना है एक टाइम पे सबका एक जैसा प्रमोशन कर दो तो बेनिफिट उसके ज्यादा हो सकते हैं। इससे कंपनी में कहता ट्रस्ट बना रहेगा, टीम वर्क बना रहेगा, कंपनी में एनवायरमेंट जो है कोऑर्डिनेशन वाला हमेशा बना रहेगा। उसके बाद एक अप्रोच है प्लूरिस्टिक अप्रोच। प्लूरिस्टिक अप्रोच जो है ऑक्सफोर्ड अप्रोच वाली यूनिट हम बोल सकते हैं 1970 में इस अप्रोच के बारे में देखा गया था। अगर कहता कंपनी में जो मैनेजमेंट है उनके सबसे अच्छा रिलेशनशिप किसी ट्रेड यूनियन के साथ बने रहे तो उसका बेनिफिट हमें ज्यादा हो सकता है। कहता ट्रेड अकेले एम्प्लॉइज को आपके तरह समझा नहीं सकते। अगर किसी कंपनी में ट्रेड यूनियन बनी हुई है तो ट्रेड यूनियन को पकड़ो, उसके साथ आपके अच्छा रिलेशनशिप होने चाहिए, क्योंकि ट्रेड यूनियन के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो लेबर्स आपके साथ अपने आप ही अच्छे तरीके से काम करती चली जाएगी। उसमें कहता आप हमेशा देखिए कि कंपनी में ग्रुप भी होने चाहिए, एम्प्लॉइज का अलग से, शेयर होल्डर का अलग से, कंपनी के इन्वेस्टर्स अलग से होने चाहिए, कंज्यूमर आपके अलग होने चाहिए, सोसाइटी। कंपनी जब काम करे तो सभी लोगों के लिए काम करे। कंपनी हम ऐसा नहीं बोल सकते सिर्फ कंज्यूमर के लिए काम कर रही है, सिर्फ उनको अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, लेबर को शोषण कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं उनको टाइम पे प्रॉफिट देते रहो, जो कंपनी में इन्वेस्टर्स हैं उनको टाइम पे इंटरेस्ट वगैरह प्रोवाइड करते रहो, जो कंपनी के उसके बाद एम्प्लॉइज हैं उनको टाइम पे सैलरीज या फिर वेजेस या फिर उनके जो कंपनसेशन या फिर जो भी परक्विस्ट वगैरह बनते हैं उनको टाइम पे अगर दोगे तो कंपनी में कहते हैं इजिली बेस पे काम हो सकता है। हम किसी भी पर्सन को इग्नोर ना करें तो उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। उसके बाद एक अप्रोच हमारे पास है मार्क्सिस्ट अप्रोच। ये अप्रोच 1978 की है। इसमें भी मेन जो ध्यान दिया गया था कि अगर वर्कर और एम्प्लॉयर्स कंपनी के जो ओनर्स होंगे इनमें आपस में अच्छा रिलेशनशिप होगा, अगर वर्कर ऑलवेज एम्प्लॉयज के बीच में जाएगा, उनकी प्रॉब्लम को सुनेगा, जो उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको इग्नोर ना करते हुए उनके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन फाइंड करता रहेगा तो उसका बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि मोस्टली कंपनीज में ऐसा ही होता है कि लेबर को जरूरी नहीं है कि हर बार जो प्रॉब्लम्स होगी वो सुपरवाइजर के साथ डील करेंगे या मैनेजमेंट के साथ डील करेंगे। कई बार कोई पर्सन सुन भी जाता तो किसके पास जाए वो तो कंपनी के एम्प्लॉयर के पास जा सकते हैं, उनके पास ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो अगर उनमें आपस में कहता कोई रिलेशनशिप होंगे अच्छे तो बेनिफिट कंपनी में ज्यादा होती है। एक लास्ट में अप्रोच आपके पास आ रही है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। सोशियोलॉजिकल अप्रोच का मतलब अगर कंपनी में कम्युनिकेशन लेवल बेटर बना रही, हर एक बंदे की सुनवाई प्रॉपर होनी चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा वो इजीली बेस पे सॉल्व करवाया जाना चाहिए। कोई भी बंदा किसी के साथ किसी प्रकार के कोई भेदभाव रंग के प्रति, कास्ट के प्रति, लैंग्वेज के प्रति कुछ भी ना हो, सब लोगों को एक ही लैंग्वेज में एक ही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन में बांधा जाए तो उसका बेनिफिट कंपनी में ज्यादा हो सकता है। एक लास्ट अप्रोच बता रही है गांधीयन अप्रोच। गांधीयन अप्रोच में महात्मा गांधी जैसे काम करते थे तो कहता अगर किसी कंपनी में उसी तरह से हम एक लेबर में लीडर बना के चलें, ऐसा नहीं है कि पूरी लेबर में आप बोलोगे कि हम सब लोग इसको हैंडल कर लेंगे, लेबर में भी लीडर बना दिया जाए
महात्मा गांधी भी ऐसे ही करते थे कि लीड करते थे पूरे पूरे ग्रुप को, जो उनके साथ चलते थे, उनके जो बोलते थे वो सब लोग मान के चलते थे। इस अप्रोच में ये बोला गया कि कंपनी में ये अप्रोच होनी चाहिए, जो भी आपके पास पर्सन काम कर रहे हैं उनमें आप लीडर्स जरूर जनरेट करो। किस किस एरिया में कौन कौन लीडर बंदा काम कर सकता है उनको लीडर बनाया जाए। लीड वाले पर्सन को अगर आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन दोगे तो अपने आप ग्रुप को फॉलो करवा लेगा, और सब लोग जो है हमारी सुनने के लिए लीडर की ज़्यादा सुनेंगे तो उसका बेनिफिट भी ज़्यादा हो सकता है। तो कंपनी में अगर काम करवाना तो लीडर बेस पे काम करवा सकते हैं। उसके बाद अप्रोच हमारे पास है फिसाइकोलॉजिकल अप्रोच। फिसाइकोलॉजिकल अप्रोच का मीन्स एम्प्लॉयज़ की जो फिसाइकोलॉजिकल है, मीन्स एम्प्लॉयज़ की क्या सोच है, उनके क्या मोटिवेशन लेवल है, उनके क्या पावर्स हैं, अगर उनको कदा प्रॉपर तरीके से आप यूज़ करते हो तो कंपनी में कोऑर्डिनेशन लेवल बना के रखते हो तो उसका बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि हर एक बंदे की सोच अपनी होती है, उसके अपने गोल्स होते हैं, उनको कैसे अचीव करवाना है, कंपनी को सेटअप करवाना ज़रूरी है। तो उन्होंने ये भी बोला इसमें कि हर एक बंदे के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करो। जब भी कोई बंदा आपके पास आया उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करो और उसको कंपनी के गोल के साथ जोड़ने की कोशिश करो। लास्ट में एक हमारे पास अप्रोच है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन मीन्स कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट की अप्रोच होनी चाहिए। एचआर डिपार्टमेंट अलग अलग काम जो अपने टाइम पे प्रॉपर करता रहे, टाइम पे सैलरी, टाइम पे रिक्रूटमेंट, टाइम पे ट्रेनिंग, टाइम पे डेवलपमेंट या प्रमोशन अप्राइजल्स, परफॉर्मेंस अप्राइजल्स। तो अगर ये सारी चीज़ें कंपनी में टाइम पे सॉल्व होंगी, जैसे इन्होंने लिखा भी है कि डिससेटिस्फेक्शन, कंप्लेंट, ग्रीवियंस, अगर डिससेटिस्फेक्शन आई तो क्यों आई है, कंप्लेंट आई तो किसने कंप्लेंट की है, कंप्लेंट के ऊपर आपने क्या सोल्यूशन करना है। अगर ह्यूमन रिसोर्स ये सारे काम भी करते रहेगी तो कंपनी में इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो है ये बेस पे बने रहेंगे, कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आती। फिर हमारे पास आता है एक लास्ट में टॉपिक ग्रीवियंस। ग्रीवियंस होती है कि प्रॉब्लम के रिलेटेड जो बंदे की एक्सपेक्टेशन होती है, कोई भी कंपनी मान लो प्रॉब्लम्स आई हैं, उस पर किसी बंदे की क्या एक्सपेक्टेशन है, जब कोई बंदा हम लोग उस पर क्या सोल्यूशन करके दे रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं ग्रीवियंस। ग्रीवियंस की डेफिनेशन में बोलिए कि इट इज ए कंप्लेन ऑफ वन और मोर वर्कर टू रिस्पेक्ट ऑफ द वेजेस, अलाउंस, रिक्वेस्ट, कंडीशन ऑफ द वर्क, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सर्विस, स्टिपुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, ओवर टाइम, लीव, ट्रांसफर, प्रमोशन। जब किसी बंदे की कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत सारे काम है कंपनी में, वेजेस हो गई, काम के प्रति रवैया हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, ये कंपनी में चलता ही रहता है मोस्टली। लेबर्स में स्पेशली होता है कि कम लेबर्स इसी के लिए झगड़ा करते हैं, स्ट्राइक भी हो जाती है, कई बार लॉकआउट हो जाए, अगर ज़्यादा लंबा झगड़ा चल जाए तो ट्रेड यूनियन अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती हैं। तो जब इस चीज़ के ऊपर कहता कोई सोल्यूशन दिया तो उसको हम बोलते हैं ग्रीवियंस। फीचर्स क्या होते हैं ग्रीवियंस के? ग्रीवियंस रेफर टू एनी फॉर्म ऑफ डिसकंटेंट एंड डिससैटिस्फैक्शन विद एनी एग्जिस्टर। कंपनी में किसी फैक्टर के ऊपर डिससैटिस्फैक्शन आई है उसको हम ग्रीवियंस बोल सकते हैं। दूसरा, इसके फॉर्म कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फैक्टरल। फैक्टरल का मतलब होता है किसी ना किसी फैक्ट बेस पे, जैसे लाइक कि वेजेस बेस पे वेजेस इंक्रीज नहीं हुए, उस बेस पे कोई ना कोई फैक्टर जनरेट हो जाएगा। दूसरा इन्होंने बोला कि इमेजिनरी, कई बार एम्प्लॉयज खुद ही इमेजिनरी पर्सन पे होते हैं। हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं, कोई एम्प्लॉयज ने पहले ही सोचा था कि हमने बहुत ज्यादा काम किया है दिवाली के टाइम पे या किसी प्रमोशन में, इस टाइम पे कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल में हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिला, तो भी उस टाइम पे जनरेट होती है वाली। उसके बाद डिस्कस का मतलब कई बार एम्प्लॉयज जो खुद ही डिससेटिस्फाइड हुए होते हैं, जितना वो सोच के बैठे थे कि प्रमोशन होना चाहिए उतना प्रमोशन हुआ नहीं, या जितनी सैलरी बढ़नी चाहिए उतनी सैलरी बढ़ी नहीं है, ओवर टाइम पे जितना हमने काम किया उतना पैसे हमें मिले नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन्हीं बेस के ऊपर जो है ग्रीवियंस हमारे पास निकल कर आती हैं। फिर आती हैं हाँ एक्सपेक्टेशन होती है किसी ना किसी बेस पे, जो उसको हम बोल सकते हैं कि कोई बंदे की एक्सपेक्टेशन है कैसे निकल के आती है। उसके बाद है कॉजेज ऑफ ग्रीवियंस। ग्रीवियंस के कारण भी हो सकते हैं क्यों आती है कंपनी में। सबसे पहले इकोनॉमिक कारण क्या हो सकते हैं? मीन वेज फिक्सेशन, बोनस रेट, पीएफ रेट, ईएसआई रेट गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिया, लेकिन कंपनी में वो चीज़ अप्लाई नहीं हुई। जैसे गवर्नमेंट बोले कम से कम सैलरी जो है 9,000 देनी है या 8500 देनी है, तो कंपनी में तो उतनी कई बार नहीं मिलती, स्टार्टिंग में 7,000 में रख रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो वहाँ पर भी ग्रीवियंस निकल के आती हैं। वर्क इन्वायरमेंट का मतलब कंपनी में जो नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन है वो डिफेक्टिव है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस डिफेक्टिव है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी कई बार ऐसे आती हैं। कंपनी में जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए फैसिलिटीज मिलती नहीं है, तो एग्रीमेंट्स निकल के आएंगे। उसके बाद सुपरविजन, कंपनी में जो सुपरविजन वाले पर्सन है, जो सुपरवाइजर्स हो गया या लीडर्स हो गया या फिर कंपनी के मैनेजर्स हो गए, वो पर्सन अच्छे नहीं है, उनका भेदभाव करने का तरीका है या उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो वहाँ पर भी एग्रीमेंट्स निकल के आएंगे। वर्क ग्रुप, कई बार ऐसा होता है कि हम जिस ग्रुप में काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारे कोलीग नहीं मिले या हमारे कोई पर्सन से मिले, वहाँ पर हमारे ऊपर प्रेशर डलता है, तो भी एग्रीमेंट्स निकल के आएंगे। मैं जिस चीज़ में आपने हमें जोड़ा
वहाँ के पर्सन समाज की कोऑपरेटिव नहीं है तो प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। इसके अलावा मिसलिनियस हो गया कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रैवल फैसिलिटीज, टिफिन फैसिलिटीज, जो इसके अलावा कोई भी आपके ट्रांसफर, प्रमोशन, अलाउंस आपको नहीं मिले तो भी कंपनी में ग्रीवेंस निकल कर आ जाएंगे। ग्रीवेंस आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, अगर ग्रीवेंस आपको देखनी है भी कंपनी में एक्चुअल में आई हुई है या नहीं हमें, तो कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जिट इंटरव्यू। कोई पर्सन अगर कंपनी को छोड़ के जा रहा है तो उसका इंटरव्यू लेना जरूरी है। रीजंस क्या है अभी छोड़ के जाने। मोस्टली कंपनी में होता है कि अच्छे एम्प्लॉयज अगर जा रहे होंगे तो एक बार तो जरूर बुलाया जाता है उसको, बुलाकर पूछा जाएगा रीजन छोड़ने के लिए। एक्चुअल में अगर लगता है कि जायज रीजन है छोड़ने के लिए तो फिर तो बोल देते हैं जा सकते हो। अगर वो लगता है कि हाँ ये सॉल्वेबल रीजन हैं, भी सैलरी नहीं बढ़ी या बोनस हमें कम मिला या फिर कंपनी का मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कंपनी करती है, तो अपने पास रिटेन करती है टैलेंट को। दूसरा ओपिनियन सर्विस। ओपिनियन सर्विस का मीन्स कंपनी में ऑलवेज सर्वे करती रहेगी, हाउ एम्प्लॉइज आर इंटरेक्टिंग विद ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी में जो एम्प्लॉइज हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इसका सर्वे ऑलवेज चलता रहता है। वो सुपरवाइजर रिपोर्ट बनाएंगे या फिर लीडर रिपोर्ट बनाएंगे, उस बेस पे काम चलते हैं। उसके बाद ग्राइप बॉक्सेस। ग्राइप बॉक्सेस एक टीम है जो कंपनी में एक तरह का परमानेंट लोकेशन पे एक बॉक्स रहते हैं। फैक्ट्री में कोई भी, जैसे हम एग्जाम्पल बोलते हैं कि कंप्लेंट बॉक्स, शायद आप लोग किसी कंपनी में लगे हो तो वहाँ पे देखेंगे स्पेशल होता ही होता है कंप्लेंट बॉक्स। किसी भी एम्प्लॉइज को जो किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं तो वो उस बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिख के डाल सकता है। वो मैनेजमेंट के बाहर भी हो सकता है कि ओनर के ऑफिस के बाहर भी वो बॉक्स हो, उसकी जो ऑफिस ओनर के पास हो तो बंदा खोले तो उस प्रॉब्लम से पता लग जाएगा किस बंदे ने क्या क्या कंप्लेंट डाली है, तो उसको सॉल्व कराने की कोशिश कर सकते हैं। एक होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होता है कि आप हर एक बंदे की स्टडी खुद करें। ये भी बंदा जो एक्सपर्ट पर्सन होगा, जो बंदे को देखकर या उसके बातचीत करने के तरीके को समझकर या उससे बात करके प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, इसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। क्योंकि इसमें होता है कि बंदे को पता भी नहीं लगता कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उससे इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। अगर ये मेथड भी कभी कंपनी में यूज कर लें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो ग्रीवेंस है उसके बारे में पता लग जाएगा। ग्रीवेंस रेड्रेसल मशीनरी। ग्रीवेंस रेड्रेसल मशीनरी का मतलब क्या होता है, जो भी हम कंपनी में कोई भी ग्रीवेंस आए हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो सेटअप करते हैं, इसके लिए कोई मशीन नहीं आती, एक एट्रीब्यूशन पर्सन बनाया हायर किया जाता है। हायर करने का मतलब कंपनी में ही एक ऐसी पर्सन जिसको एट्रीब्यूटर भी बोलते हैं, ये प्रोसेस को कंपनी में लगाया जाता है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है भी जो झगड़ा या जो भी किसी बंदे की एक्सपेक्टेशन आई है वो किस बेस पे आई है, वो रीजंस फाइंड करना और उन चीजों को सॉल्व करवाना, इसको बोलते हैं ग्रीवेंस रेड्रेसल मशीनरी। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव सिंपल से कंपनी के जो टैलेंटेड पर्सन है उनको अपने साथ रिटेन रखना, टर्नओवर को कम करना, वेस्टेज कम करना, प्रॉफिट लेवल को कम ना होने देना, कंपनी की कॉस्ट को कम करना, कंपनी में जो भी टारगेट है टाइम पे अचीव करवाना, इंडिविजुअल बेस पे भी और कंपनी बेस पे भी। इसीलिए कंपनी में हाई मोरल बना रहे, इसके लिए भी कंपनी में ये रिलेशनल काम वाले किए जाते हैं। बेनिफिट और ऑब्जेक्टिव एक ही चीज होती है कि बेनिफिट कैसे कर सकते हैं। जो ग्रीवेंस कंपनी में की जाती है, जो भी कंपनी में ग्रीवेंस आती हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए उन्होंने लिखा भी है। सबसे पहला प्रोसेस जो हमारे पास है, स्टेप 1 एग्रीड एम्प्लॉय वेरिएबल। हाँ, जब कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको बोलने दिया जाता है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। पहला प्रोसेस यही है कि सुपरवाइजर जो है कंपनी का, वो जो है कंप्लेंट को नोट करेगा कि किस प्रकार की कंप्लेंट्स हैं एम्प्लॉयज की, क्योंकि जब तक एम्प्लॉय बताएंगे नहीं क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो सुपरवाइजर उस चीज को हैंडल लेके चलेगा। दूसरे स्टेप में आता है कि सुपरवाइजर्स जो आपके इंफॉर्मेशन है वो आपके आगे जो मिडल मैनेजमेंट बैठती है, जैसे कि हम HR डिपार्टमेंट हो गए किसी को, वो इन्फॉर्मेशन HR डिपार्टमेंट तक पहुंचाई जाती है, चाहे वो यूनियन के ऑफिस से निकल के आए, चाहे जो पर्सन एम्प्लॉय वाले हैं खुद जाके बताएं, या फिर सुपरवाइजर के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचाई जाती है। थर्ड स्टेप में आता है कि ये इन्फॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट के पास पहुंचती है। टॉप मैनेजमेंट मीन्स कंपनी के जो ओनर्स हो गए या फिर CEO हो गए या फिर डायरेक्टर्स हो गए, उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। फोर्थ स्टेप में आएगा कि इस चीज के ऊपर कॉन्सिलेशन, एट्रीब्यूशन या फिर एडजुडिकेशन, ये 3 स्टेप होते हैं। कॉन्सिलेशन भी एक ही टाइप है, इसमें क्या होता है कि एक कॉन्सिलेटर ऑफिसर को हायर किया जाता है। एट्रीब्यूशन या फिर एडजुडिकेशन, ये कंपनी के ही प्रोसेस होती हैं झगड़े को सॉल्व करवाने के लिए। कंपनी में कोई ना कोई पर्सन को, एक ऐसे पर्सन को आगे लेके आते हैं जो एक्सपर्ट होता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम को सॉल्व करा देगा। हमारा एग्जाम्पल बोलूँ, कंपनी में झगड़ा हो गया लेबर्स और एम्प्लॉयज के, लेबर और ओनर के बीच में, तो ये तो ऐसा नहीं होता कि ओनर डायरेक्ट लेबर में जाते हैं, कभी भी नहीं जाते। वो क्या करते हैं, अभी उन लेबर में से ऐसे पर्सन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जो झगड़ा सॉल्व करवा सके, जो जिसको तो समझते हैं कि वो समझदार पर्सन, उसको आगे बुलाया जाता है। तो यही काम कंपनी में भी किया जाता है कि वो पर्सन को बुलाएंगे, किस पर्सन को एक एडजुडिकेटर वाला
पोस्ट देंगे या फिर कॉन्सुलेटर वाला पोस्ट देंगे, उस पर्सन को बुला के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के वेज फाइंड किए जाएंगे। लास्ट में वो प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करके दोबारा से कंपनी का काम जो है स्टार्ट करवाया जाता है। इसको हम बोलते हैं ग्रीवियंस रेडरेशन मशीनरी प्रोसेस। इसमें इन्होंने ये भी लिखा उसके बाद मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर। इससे कौन कौन से मॉडल भी बने हुए हैं कंपनी ने, स्पेशली गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से लेबर लॉ बनाई हुई है, ताकि कंपनी में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी हर एक बंदे की डिमांड्स होती हैं, उसके लिए कौन कौन से एक्ट बनाए हुए हैं। सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948 गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है। लेबर लॉ में कहता है कि जो भी कंपनी में एम्प्लॉइज आएंगे, जिस कंपनी में कहता है 500 या 500 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, वहां पर एम्प्लॉइज की झगड़े को सॉल्व करने के लिए स्पेशल से कोई कंसलेशन ऑफिसर होना चाहिए या फिर एडजुडिकेशन ऑफिसर होना चाहिए। ये फैक्ट्री एक्ट का रूल है। उसमें मिनिमम वेजेस इतनी होनी चाहिए, ये फैक्ट्री एक्ट में आता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये भी गवर्नमेंट ने लेबर लॉ में पास किए हुए कि कंपनी में झगड़ा सॉल्व करवाने के लिए जहां पर कम से कम 50 या 50 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, ये एक्ट उन सभी कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है कि झगड़े को कैसे सॉल्व कराना है, पहले कंपनी में सॉल्व करवाओ। अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो कोई भी फोर्स जो है लेबर कोर्ट जा सकती है। लेबर कोर्ट में सोल्यूशन नहीं हो तो फिर हम हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। पहला काम यही होता है कि कंपनी में जो झगड़ा हुआ वो कंपनी लेवल पे ही सॉल्व करवाया जाए। लास्ट में एक एक्ट और भी है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। इस एक्ट में ये भी लिखा गया था कि जो कंपनी एम्प्लॉयमेंट रखेगी तो उसमें मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, किस बेस पे रिक्रूटमेंट की जाएगी, हर एक बंदे को उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग पैसे या फिर सैलरी जो है मिलना कंपनी के लिए जरूरी है। तो ये सारे स्टेप जो है गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सेटअप किए हुए हैं लेबर लॉ के अकॉर्डिंग। उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कभी खराब ना हो, उन चीज़ों को देखते हुए चीज़ें सेटअप की गई। ये था आपका टॉपिक जो हुआ खत्म।